What is up, ladies and gentlemen, boys and girls? Welcome to a brand new episode of the Viral Podcast by Dai Ali Daniel, powered by Indus Enclave, presented by Viral Marketing. आजकल हम देखते हैं पाकिस्तानियों की मेंटल हेल्थ इज ऑल ओवर द प्लेस और उसमें पाकिस्तानियों का कसूर भी थोड़ा कम है. दुनिया चांद से आगे जा रही है और हम अभी तक चांद ढूंढने पे लड़ रहे हैं. सो ऑब्वियसली बात है, ऐसी सूरत हाल के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन के मामला बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं. सो टुडेज पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस. तो आज के पॉडकास्ट के अंदर आई वुड लाइक टू वेलकम अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जो कि एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के अंदर, और हम इनसे डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कीप अवर सैनिटी इन चेक. पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे संभाल के रखें और एंजाइटी और डिप्रेशन से कैसे बचें. सो प्लीज़ वेलकम ऑन द पॉडकास्ट टुडे फबीहा वसीम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट टुडे. I'm glad you called me here. I'm glad कि कोई इस चीज़ को इतना सीरियसली ले रहा है. इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक, क्योंकि बिफोर टाइम्स में हम देखते थे कि ये इतना बड़ा टॉपिक था नहीं. लोगों को इसका वर्ड नहीं पता था कि एंजाइटी और डिप्रेशन भी कुछ होता है, बट नाउ इट्स वेरी कॉमन. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, एवरीबडी इज फीलिंग इट, और सबको लगता है कि मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है. Definitely. So there's a lot of things that we have to discuss about in this podcast today. But before doing anything, I would like to ask you कि आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि how did you end up becoming a psychologist? कैसे सोचा साइकोलॉजिस्ट बनेंगी? अपनी मर्जी थी इसमें शामिल, या यहाँ पे पेरेंट्स का प्रेशर जो यूजुअली होता है कि कुछ 2-3 प्रोफेशंस हैं जो आपको चूज़ करने होते हैं, उसमें से कि यार या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ तो आपकी इज्जत है. सो इज दिस समथिंग यू वांटेड टू डू योरसेल्फ और इज दिस समथिंग दैट यू वर मेड टू डू? थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में लोगों को बताएं. Okay. So when I was in 12th standard, तो उस टाइम पे there's this movie 3 Idiots वो आई थी. Okay. तो उसके अंदर the way आमिर खान actually described that entire scene कि आप किस तरह से अपनी चीज़ें लेकर चलो. So I was really much touched with this पापा नहीं thing मानेंगे. that no, it's not about पापा नहीं मानेंगे. पापा was the one who's the most supporter. Okay. फिर ग्रेड्स के आपको पता है किस तरह के कराची में मामलात रहते हैं. सो मेरे ग्रेड्स उस तरह के आए नहीं. जस्ट रैंडमली एक दिन ऐसी मैंने तुक्के में बोल दिया, ओके इफ़ आई एम नॉट गेटिंग द रिस्पेक्टिव ग्रेड्स देन लेट मी स्टडी साइकोलॉजी. सो मदर वाज लाइक धड़ा स्टार प्लस वाला सीन कि ये क्या, कौन शादी करेगा, सब पागल समझेंगे, इस तरह वाली बातें चल रही थी. बट फादर वाज वेरी सपोर्टिव. उन पे कहते हैं ना कि वो निशाना जाके ठा करके लग गया. सो ही स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन इट कि अगर साइकोलॉजी पढ़वानी है तो कहाँ कहाँ ऑप्शंस हैं. उस टाइम पे सिर्फ बहरिया यूनिवर्सिटी थी, दैट इज़ IPP, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी. ऑन द अदर हैंड इट वाज कराची यूनिवर्सिटी. कराची यूनिवर्सिटी में भी मैं नहीं गई बिकॉज ऑब्वियसली माई डैड वांटेड कि मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ लूँ, तो वो एक कन्वीनियंट हो जाता है एक तरह से. खैर आई स्टार्टेड साइकोलॉजी की जर्नी. व्हेन आई स्टार्टेड मुझे याद है देयर वाज दिस ओरिएंटेशन डे ऑफ अस, और उसमें ना सबसे पूछा गया कि आप लोग साइकोलॉजी में क्यों आए हैं. तो और या आई वुड से कि साइकोलॉजी आप लोगों ने खुद से ली है. तो उसका आंसर ये था कि एक हाथ था जो कि मेरा जो उठा हुआ था कि बाय नीड, बाय चॉइस आई एम हेयर. बाकी सब बाय फोर्स थे, बिकॉज उनको कहीं और एडमिशन नहीं मिला. कहीं और एडमिशन नहीं. इट्स लाइक देखो एंड में क्या बचता है, आपने मेडिसिन ले ली, आपने नहीं आपको बन पाया, आपने डी फार्मेसी ले ली. देयर इज दिस ऑब्सेशन ऑफ वर्ड डॉक्टर, DR. एग्जैक्टली. तो कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनको पेरेंट्स ने ये फोर्स करके भेजा कि चलो कुछ नहीं तो एटलीस्ट तुम्हें डॉक्टर कहलाया जाएगा, विच वॉज अ मिथ. Okay. बिकॉज यू आर नॉट बीन कॉल्ड अ डॉक्टर. जो Okay. लोग अपने आप को साइकोलॉजी पढ़ने के बाद डॉक्टर्स कहते हैं तो दैट इज़ नॉट अ एथिकल थिंग. वो डॉक्टर नहीं है. वो डॉक्टर नहीं है. अच्छा. If they are doing a PhD in it, then they can call themselves a doctor, but obviously that is doctor of philosophy. So अगर हम मेडिसिन वाला डॉक्टर कंसीडर करें so that is not at all. तो जितने लोग अपने आप को एज अ साइकोलॉजिस्ट अपने आप को डॉक्टर्स बुलवाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे यहाँ क्लिनिक्स हैं, हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स हैं, तो अगर उसके अंदर आपको कोई कॉल करेगा तो वो डॉक्टर ये डॉक्टर XYZ करके आपको कॉल आउट करता है. सो यस, दिस वाज दिस. अच्छा, थोड़ा सा क्लैरिटी इसमें भी दें, because अभी आपने बताया कि इफ़ यू आर अ साइकोलॉजिस्ट यू नॉट अ डॉक्टर. डॉक्टर आप नहीं लगा सकते अनलेस यू डू अ PhD. Yes. तो लोगों को ये बताएं, because लोगों को इतना पता नहीं है इस बारे में, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या फ़र्क होता है, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू पीपल, और आप दोनों क्या क्या करते हैं, दोनों प्रोफेशंस में क्या क्या करते हैं? That's a very very good question, दानियाल. क्योंकि यहाँ लोग मुझे आज तक साइकेट्रिस्ट बुलाते हैं. या वो एक मूवी थी जिसके अंदर वो डॉक्टर साइको मशहूर हो गई थी, तो वो भी नाम हमें बोल दिया जाता है कि डॉक्टर साइको. तो अगेन अब मैं डिफरेंस पे आ जाती हूँ. एक साइकोलॉजिस्ट और एक साइकियाट्रिस्ट में सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि द साइकोलॉजिस्ट दे आर नॉट गोइंग टू प्रिस्क्राइब द मेडिकेशंस एट ऑल. हम एक दवा भी नहीं लिख कर दे सकते. इवन हम मल्टीविटामिन भी नहीं लिख कर दे सकते कि ये मल्टीविटामिन खा लो. अच्छा.
नो, नॉट एट ऑल. ऑन द अदर हैंड, अ साइकाइट्रिस्ट डेफिनेटली वो अपने आप को वो इस प्रोफेशन में आया ही बाय मेडिकेशन है. वो मेडिसिन पढ़कर आया है, वो मेडिसिन किया हुआ है, उसके बाद उसकी फर्दर स्पेशलाइजेशन जो होती है वो इन साइकोलॉजी होती है, या और फर्दर वो केसेस स्टडी करते हैं. हम यहाँ पे DSM फॉलो करते हैं, उनकी अपनी एक बुक है वो उसको फॉलो करते हैं. यहाँ पे अब लोग कहते हैं कि अगर आपको कोई मेंटल इलनेस हुई है फॉर इंस्टेंस, तो अब आप सबसे पहले किसके पास जाओगे? एग्जैक्टली. तो मैं ये कहती हूँ कि आपको आना सबसे पहले एक साइकोलॉजिस्ट के पास होता है. वाई? द साइकोलॉजिस्ट इज गोइंग टू चेक कि आपकी ओरिएंटेशन इंटैक्ट है कि नहीं. एंड नाउ द वर्ड ओरिएंटेशन इन साइकोलॉजी मीन्स आपकी PPT इंटैक्ट है. दैट इज़ योर प्लेस वेयर यू आर सिटिंग, द पर्सन यू आर एंड द टाइम यू आर आइडेंटिफाइंग. फॉर इंस्टेंस मैं फबीहा हूँ, आप दानियाल हैं, आप मेरे पास आए हैं, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं शाहरुख खान हूँ. Okay, that means you've lost it. यस डेफिनेटली. तो आपकी रियलिटी इंटैक्ट नहीं है. आप अभी दोपहर हो रही है, आप कह रहे हैं रात हो रही है. आपके साथ कोई आया है, वो एक नॉर्मल कोई इंसान है, आप उसको कह रहे हो वो डॉक्टर है आपके साथ जो आया है, या वो आपकी वाइफ है, कोई कटरीना कैफ है, तो ये ऐसा है. सो दैट मीन्स वहीं साइकोलॉजिस्ट को पता चल जाता है कि यहाँ भी मेरा काम नहीं है. अच्छा, दिस इज नॉट माई जोन राइट नाउ. अच्छा, वो आप क्योंकि उसकी रियलिटी ही इंटैक्ट नहीं है ना. आप उस पर थेरेपी कैसे काम करेगी? नाउ द पर्सन इज द केस ऑफ अ साइकाइट्रिस्ट. अब साइकाइट्रिस्ट का काम यहाँ पे आता है, वो मेडिकेशन देगा, उसके जो भी इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करेगा. देन इफ इट इज़ कमिंग लाइक डिप्रेशन, इट्स स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, एनीथिंग एल्स, तो वो मेडिकेशन के साथ एक साइकोलॉजिस्ट लेकर चलेगा. पाकिस्तान में अवेयरनेस ही नहीं है कि ये कंबाइन वर्क भी कोई चीज़ होती है. यहाँ पे हर कोई कहता है कि अगर इवन आपको कोई नॉर्मल कोई स्ट्रेस भी हो रहा है, कोई वर्क प्रेशर हो रहा है, फॉर इंस्टेंस कोई मैरिज इश्यूज़ हो रहे हैं, आपकी वाइफ को अगर कोई पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे लोग क्या कह देते हैं, कुछ नहीं, नमाज़ें पढ़ लो, सही हो जाएगा सब कुछ. सो यू नो पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स, द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ. अच्छा, तो अब बेसिकली मुझे ये बताएं, फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव अ मेंटल डिसऑर्डर, इफ़ आई हैव अ मेंटल इशू, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, व्हाटएवर, डिप्रेशन है, तो हाउ डू आई रिकग्नाइज माई सेल्फ एंड पुट माई सेल्फ इन अ बॉक्स कि यार मुझे कुछ मसला है और मुझे जाके दिखाना चाहिए किसी को? सबसे पहले स्टेप में जैसे आपने बोला साइकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे हम, साइकाइट्रिस्ट के बाद वो बाद में रिकमेंड करेंगे. सो हाउ डू आई नो इफ़ आई हैव दीज इशूज़, और वो कौन से चीज़ें होती हैं, इंडिकेटर्स होते हैं फ्रॉम वेयर यू आइडेंटिफाई समवन एज डिप्रेस्ड और एंशियस? ओके, अभी हम आ जाते हैं फिर स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन समझ लेते हैं. स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव, स्ट्रेस कैन बी नेगेटिव. अब यहाँ पे देयर इज दिस टर्म यू स्ट्रेस. ये किसी को पता ही नहीं है कि यू स्ट्रेस भी कोई चीज़ होती है. अब यू स्ट्रेस इज़ अ गुड स्ट्रेस. अगर ये यू स्ट्रेस आपको नहीं होगा, यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर ये वाला स्ट्रेस नहीं है, आप एग्जाम्स के लिए पढ़ोगे ही नहीं. ठीक है, यूजुअली जो लोग जो डिनाइल में होते हैं, या अगर आपको पता है कि आपको अपनी फैमिली को फीड करना है और आपके पास वो स्ट्रेस है नहीं, दैट इज़ यू स्ट्रेस, तो आप उठकर सुबह 6 बजे काम पे जाओगे ही नहीं. ठीक है. सिमिलरली अगर आपके पास कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर आपके पास ये स्ट्रेस नहीं है, दैट इज़ यू स्ट्रेस आई एम टॉकिंग अबाउट, तो ये आपसे काम नहीं करवाएगा. तो हमारे यहाँ ना स्ट्रेस को भी एक बहुत नेगेटिव वर्जन समझा जाता है. ये किसी को अवेयरनेस नहीं है कि स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव वन एज वेल. अब आ जाते हैं हम एंजाइटी पे. एंजाइटी इज़ अ फियर ऑफ फ्यूचर एंटिसिपेशन. अब ये क्या कर रही है? अब एंजाइटी आपकी किसी भी चीज़ पे हो सकती है. फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे हम नॉर्मली बैठे हुए हैं और मुझे ये एंजाइटी हो रही है कि यार बाहर मेरी गाड़ी पार्क है, उसको कुछ हो ना जाए, या यू नो या कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, या अभी बाहर कोई फेयर है, एंटिसिपेट कर रही हूँ ना मैं. हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, बट आई एम एंटिसिपेटिंग इट आउट, ओवरथिंकिंग इट. ठीक है. अब आ जाते हैं डिप्रेशन पे. डिप्रेशन इज अ डिसऑर्डर. ओके. द ओनली डिसऑर्डर जो कि 7 डेज में डायग्नोस हो जाता है. अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गए हैं और आपके ये जो डिप्रेशन के सिम्टम्स आपके 7 डेज पे ओवरकम कर 7 डेज पे फुलफिल कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली यू आर बीन कंसीडर्ड एज डिप्रेसिव डिसऑर्डर. What are those symptoms? Those symptoms are like low moods. उसके अलावा आपको फीलिंग ऑफ एंशियसनेस, कहीं बाहर निकलने का दिल नहीं चाह रहा है किसी भी किस्म का. ऑब्वियस और सबसे बड़ी ओवरवेलमिंग सिचुएशन, क्योंकि आपका डोपामिन लेवल जो है वो लो हुआ हुआ है उस टाइम पर. अब यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन को एज फैंटेसी लेते हैं. मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं कूल हो गया काफ़ी आजकल, बहुत कूल हो गया है डिप्रेशन का वर्ड. डिप्रेशन खुदा ना खास्ता हो गया ना किसी को, तो लग पता जाएगा. जैसे ऑब्वियसली हमारे यहाँ ADHD भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ बोल देते हैं, ओ आई एम एन ADHD. अगर किसी दिन ये हो गई ना बीमारियाँ, या ऑब्वियसली एक और सिम्टम OCD का. मैं OCD हूँ इसलिए आई एम पुटिंग माई फोन लाइक दिस. दिस इज़ नॉट OCD.
That is not ये OCD. स्ट्रीक्स हैं, ये आपके अंदर है चीज़ है, आपको आपके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर मोबाइल यूँ रखा हुआ था, मोबाइल को यूँ रख दिया You're गया just organized. दिस not इज़ OCD. ऑर्गेनाइजेशन। OCD जिस दिन हो गया ना पता चल जाएगा. उस दिन आपको लग पता जाएगा कि OCD होता क्या है। कि उसके बाद आपके OCD का जो एक बंदा होगा उसके हाथ आपको हमेशा यहाँ से वाइट नज़र आएंगे, बिकॉज व्हेन दे आर वॉशिंग देयर हैंड्स दे आर केप्ट ऑन वॉशिंग इट। एक डिश धोएंगे वो 4 दफ़ा धोएंगे उसको, बार बार धोएंगे उसको. बार बार धोएंगे, उनको लगेगा यहाँ से कुछ ये साफ ही नहीं खराब हुआ है। हाँ, मतलब. क्योंकि उनको ऑब्वियसली वो थॉट्स इस तरह की आ रही हैं जो वो बार बार उनसे काम करवा रही हैं वही चीज़। तो ये अगर आप अपने आप को, आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको सफाई सुथराई का शौक है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट इज़ नॉट एन OCD। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं हमारे माशरे में, ये इतने ज़्यादा कॉमन होते चले जा रहे हैं क्योंकि अब लोग इन वर्ड्स को अपने साथ अटैच करने में, अपने आप को लेबल करने में एक फैंटेसी, एक एक ट्रेडिशन बना रहे हैं कि ओ आई एम एन OCD, ओ आई एम एन ADHD और ये सारी चीज़ें। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिकेटर्स मुझे बताएं. अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा है कोई, सो हाउ डू आई नो, अगर मैं उसको देख के उसके बिहेवियर में कुछ पैटर्न्स ऐसे होते होंगे जिससे आपको पता चलता होगा कि कोई प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, क्या चीज़ है, तो व्हाट आर दोज एलिमेंट्स जिसको देख के हम रिकग्नाइज कर सकते हैं और उसके बाद फिर आपके जैसे लोगों के पास जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बच्चे की बात करें तो सबसे पहले हम उसमें देखते हैं कि माइलस्टोन्स इंटैक्ट हैं कि नहीं. Okay. माइलस्टोन्स यानी कि स्टार्टिंग में बच्चे ने गर्दन सही वक्त पे ठहराई है, उसने क्या कहते हैं लेटना सही वक्त सही से शुरू किया है, जो क्रॉलिंग स्टेज है वो सही से है, करवटें बदल रहा है, सही से बदल रहा है, फिर वॉकिंग स्टेज आता है कि वॉकिंग क्रॉलिंग के बाद कि वॉकिंग सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देन ऑब्वियसली स्टैंडिंग हो रही है, सारी चीज़ें जो आपके माइलस्टोन्स जितने भी होते हैं. अब यहाँ पे अगर ये आपके इंटैक्ट चल रहा है, दैट मीन्स कि बच्चा इज़ गोइंग सेफ. अब यहाँ पे हमारे पास दो जो कि डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, दैट इज़ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऑटिज़म और ADHD. ऑटिज़म एक वाहिद डिसऑर्डर है जो कि आपको किसी स्कैन में नहीं आएगा किसी भी हवाले से, जैसे एग्जैक्टली जैसे डाउन सिंड्रोम है. आजकल स्कैन्स इस तरह के हो रहे हैं, अगर आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है वो स्कैन उसको रिकग्नाइज कर लेता है, बट ऑटिज़म इज़ नॉट समथिंग जो कि एक स्कैन निकाल कर देगा. ये आता है रिग्रेशन की वजह से. यानी कि अभी मैं जिन माइलस्टोन्स की बात कर रही थी आपको, आपके बच्चा बिल्कुल सही पेस पे चल रहा है, बब्बा बब्बा मम्मा मम्मा बब्बा बब्बा कर रहा है, अचानक से ऐसा लगेगा किसी ने उसको उठा के और पीछे ढकेल दिया है. अब उसमें क्या होता है, जितनी चीज़ें उसकी आ रही थी वो सब कुछ बैकवर्ड होना शुरू हो गई. मम्मा मम्मा बंद, बंद, लॉस्ट रह रहा है, एक अपना जोन बना लिया, एक बबल क्रिएट कर लिया अपने अतराफ और उसके अंदर वो जी रहा है. वो लाइन अप करके खेल रहा है टॉयज़ को, वो व्हील्स से बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो रहा है. द सर्कल्स, दे लव सर्कल्स अ लॉट. सर्कल्स ऑब्सेस्ड है, कोई भी चीज़ कहीं पे खड़ा हुआ है तो वो सर्कुलर घूम रहा है. ये हमारे कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि हमें नज़र आते हैं ऑटिज़म में. तो फिर सबसे पहले पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं. न्यूरोलॉजिस्ट पहले चेक करेगा कि आया कोई किसी किस्म की कोई फिट्स का इशू तो नहीं है, क्योंकि फिट्स बहुत इस तरह के भी होते हैं कि आपको नहीं नज़र आते. कुछ फिट्स आपको नज़र आ जाते हैं, आपके ओवर्ट होते हैं, वो कुछ कोवर्ट होते हैं. जब वो कोवर्ट हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे. इट्स जस्ट लाइक अगर ब्लिंक भी कर रहा है ना बच्चा, दैट इज़ अ फिट्स इटसेल्फ. तो वो पहले चेक करेगा कि आया किसी किस्म के कोई ब्रेन डैमेज का इशू तो नहीं है. अगर वहाँ पे वो सारी चीज़ें क्लियर हैं, बेरा का टेस्ट होता है, अगर आपकी हियरिंग इशू कोई नहीं है, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे को आप आवाज़ देते रहो वो पलट कर देखता नहीं है. अच्छा. तो लोग ये भी समझते हैं कभी कभी कि आया ये बच्चा बहरा तो नहीं है, तो फिर वो उसके लिए बेरा टेस्ट होता है, वो बेरा टेस्ट करा लेंगे. अब जब केस क्लियर है, नाउ इज़ द टाइम फॉर अ साइकोलॉजिस्ट. अब साइकोलॉजिस्ट उसका केस लेकर चलेगा, उसको डायग्नोसिस देगा कार्स के थ्रू, एडॉस के थ्रू. उसके बाद जाकर फिर वो एक बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और इस तरह की थेरेपीज़ में आगे फर्दर जाए. अच्छा, गिव मी द सेम फॉर अ यंग एडल्ट. मतलब फॉर एग्जांपल कोई टीनेजर है, कोई 16 साल का है, 18 साल का है, 20 साल का है, 22 साल का है, उसके पेरेंट्स या उसके दोस्त देखें कि यार इसको कोई प्रॉब्लम है, हाउ डू यू रिकग्नाइज दैट? अगर आप उसकी सबसे पहले इश्यूज देख रहे हैं कि वो ओवरवेलमिंग सिचुएशन में जा रहा है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्क प्रेशर हो सकता है, कोई पर्सनल लाइफ प्रेशर हो सकता है किसी भी हवाले से. या अगर जैसे मैं बात करूं कि हर जो स्टेज ऑफ लाइफ है उसके अंदर अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं. जैसे अभी हमने चाइल्डहुड से स्टार्ट किया, ऑटिज़म, ADHD, आगे बढ़ता गया, टीनेज लाइफ में आता गया, OCD की तरफ आता गया बच्चा, या फिर अब मैं कहूँ कि जितने साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं वो अर्ली ऑनसेट भी हो सकता है. जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, अर्ली ऑनसेट 18+ पे भी अब आजकल हो रहा है, अर्ली ऑनसेट्स हो गए. या फिर आप अगर कहें कि किसी किस्म की इस तरह की बीमारियां जैसे नार्सिज्म, वो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है. अब आपकी जैसे जैसे पर्सनालिटी ग्रो होती जाएगी, अब जैसे आपने मुझसे सवाल किया कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे फ्रेंड को एक साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है. ऑब्वियसली आप उसके सिम्टम्स देखोगे, बात बात पे रिएक्ट कर रहा है,
बहुत छोटी सी बात है एंड ही इज ओवर एस्टिमाइजिंग द सिचुएशन Aggressively या फिर अग्रेसिवली भी रिएक्शंस बहुत लाउड हैं रिएक्शंस उसके? बहुत ज़्यादा लाउड हैं मतलब आपको नज़र आ रहा है कि इसको ये इतनी रिएक्ट करने वाली बात तो नहीं थी जनरली जैसे बॉयज़ हो जाते हैं उनका गुस्सा इज़ लाइक अ सोडा बॉटल मतलब he is not at ease basically. एग्जैक्टली बट इफ़ यू आर कंटिन्यूसली नोटिसिंग इट आउट कि यार ये बात पे चिड़चिड़ा हो रहा है बात पे रिएक्ट कर रहा है कॉल करो तो सिवाय बैड लैंग्वेज के कुछ नहीं बोल रहा है then you have to identify कि okay he is going through something which he is himself not aware of क्योंकि बहुत कम लोग हैं दानियाल इस दुनिया में जिन्हें इंसाइट होती है हमारे पास जितने केसेस आते हैं हम मेजॉरिटी ऐसे होता है पता नहीं क्यों उठा के ले आई हैं अम्मी ने कहा गुस्सा आ रहा है मुझे आजकल या बीवी लेकर आई है या कभी कभी ऐसा भी होता है कि वाकई में हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिनकी खुद के साथ प्रॉब्लम नहीं होता जो उन्हें लाया होता है ना उसके साथ प्रॉब्लम होता है दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड अक्सर बीवी को लेकर आते हैं उनके शौहर इसको ठीक करो इसके साथ कोई प्रॉब्लम शौहर में मसला होता है शौहर इज़ अ नार्सिसिस्ट वो अपने आप को कभी गलत मानेगा ही नहीं एंड अनलेस यू नो दैट यू रियली नीड अ हेल्प वी कैन नॉट हेल्प यू आउट एंड हु इज अ नार्सिसिस्ट नार्सिसिस्ट इज अ पर्सन जिसने हर चीज़ में मैं रखनी है अपनी अब तो बहुत सारे ड्रामाज भी सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं है ये सेल्फ ऑब्सेस्ड की भी आप बड़े भैया समझे एम्प्लीफाइड यस नार्सिसिस्ट कभी अपने आप को कहेगा ही नहीं मैं गलत हो सकता हूँ मानेगा ही नहीं कभी भी नहीं मानेगा वो आपको दलीलें देने बैठ जाएगा आपको लेकर बैठ जाएगा समझो देखो मैं गलत नहीं हूँ लेकिन आपको उसका जो पार्टनर होता है ना वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है okay. क्योंकि उसने उसको उस घेरे में बांध लिया होता है देयर इज़ दिस विशियस साइकिल अब अगर मैं एक नार्सिसिस्ट की बीवी अगर हुई तो मेरे आसपास वो एक बबल एक जनरेट कर चुका होगा कि जिसके अंदर मैं सोचूंगी यार इसने मुझे थप्पड़ मारा है ये गलत नहीं है मैं गलत हूँ मेरी गलती होगी मे बी आई हैव प्रोवोक दिस पर्सन दिस मच कि इसने मुझे मारा क्योंकि वो बना चुका होता है अब इनकी विशियस साइकिल कैसे चलती है पहले थप्पड़ मारा फिर प्यार किया थप्पड़ मारा प्यार किया यू नो दिस इज एक्चुअली वर्किंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एज वेल बॉस क्या करते हैं गालियां देंगे बुरा भला बोलेंगे अगले दिन आके कोई ऐसी प्यारी सी बात कर देंगे यू आर द बैकबोन ऑफ दिस कंपनी यू नो तुम्हारे बगैर ये कंपनी चल नहीं सकती है बंदा चौड़ा हो गया ओहो बॉस ने तारीफ कर दी मेरी ऑन द अदर हैंड अगेन फिर वही प्रॉब्लम चलेगी थप्पड़ एंड देन प्यार थप्पड़ प्यार अब वो बंदा उस ट्रैप में फंस जाता है कि आया मेरे साथ अच्छा हो रहा है या मेरे साथ बुरा हो रहा है जिसकी बिना पर बंदा ये रिकग्नाइज ही नहीं कर पा रहा होता है कि यार ये मेरे साथ गलत हो रहा है आई एम एक्चुअली स्टक इन अ टॉक्सिसिटी वेयर यू कैन नॉट से नो टू एनी सिचुएशन अच्छा फबिया शेयर एनी स्टोरी दैट यू हैव जिसके अंदर आपको कोई बंदा या कोई बंदी सुसाइडल हो और आपको कॉल की हो उसने जैसा आप मुझसे शेयर भी कर रही थी बिहाइंड द कैमरा कोई स्टोरी अगर ऐसी है तो बताएं और फिर आपने कैसे उसको हैंडल किया एंड पीपल इफ समबडी इज वाचिंग हु सुसाइडल उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे अच्छा ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है बैक इन 2019 जब मैं टॉक टू मी के साथ काम कर रही थी वो एक फ्री मेंटल हेल्थ जो है वो वेबसाइट थी वो एक आप ऑनलाइन किसी भी वक्त थेरेपिस्ट को कॉल कर सकते हैं तो मेरे पास उस वक्त किसी भी टाइम पे कॉल आ जाती थी तो देयर वाज दिस टाइम 2 AM इन द मॉर्निंग एंड मेरे पास कॉल आती है देयर वाज दिस पर्सन अ लेडी उन्होंने मुझे कॉल करी एंड शी वाज वेरी अग्रेसिव आई एम कमिटिंग सुसाइड नाउ मैं चली जाऊंगी इस दुनिया से कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने बिल्कुल जो एक स्लैंग लैंग्वेज होती है उसकी चल रही थी मेरे साथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने मेरे साथ ऐसा किया है कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने वैसा किया है एंड आई वाज जस्ट लिसनिंग आई वाज केप्ट ऑन लिसनिंग अगर मैं बोल देती नो वेट लिसन टू मी वहीं वो ट्रिगर हो जाती आई जस्ट लेट हर स्पीक वट एवर शी वॉज सेइंग क्योंकि उस टाइम पर उसको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था अगर आपके पास भी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट आता है जो आपको लगे कि यार ये बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो रहा है आप उसको लेकर बैठो आप सुनो उसको फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई फ्रेंड है यू फील लाइक कि ये किसी डिवोर्स से गुजर रहा है या ये किसी इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा है व्हाट यू हैव टू रियली डू इट मेक हिम स्पीक उसके उन चीज़ों पे बुलवाओ उसको बोलो क्योंकि जब तक वो बोलेगा नहीं वो आर्टिकुलेट नहीं करेगा उसकी इनर फीलिंग्स जो है ना वो कहीं ना कहीं दबी चली रहेंगी अब उसने बोलना शुरू करा मैंने सिर्फ सुनती रही येस यू आर राइट नो इट इज़ राइट नहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ऐसा नहीं करना चाहिए था नो आपके बॉस को ऐसा करना नहीं चाहिए था आपके ये आपके वो अच्छा अब बॉस के साथ साथ उसके फियांसी का भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू था वो भी उसके साथ उसका चलता चला जा रहा था आई वॉज जस्ट केप्ट ऑन लिसनिंग फिर एक वक्त आया मैंने सिर्फ उससे इतना कहा कैन वी स्टार्ट अ वीडियो कॉल तो शी अग्रीड ये मैंने कोई 15-20 मिनट बाद उसको बोला ये स्टार्टिंग में नहीं बोल दिया क्योंकि उसने मुझे कॉल इसलिए की थी कि बचा लो मुझे उसने कॉल तो ये की थी उसका फर्स्ट वर्ड था आई एम कमिटिंग सुसाइड लेकिन उसके बैक फीलिंग्स थी बचा लो मुझे
सो आई जस्ट केप्ट ऑन लिसनिंग टू हर. उसके बाद जब उसने वीडियो कॉल स्टार्ट करी मेरी 15-20 मिनट बाद जब मेरी उससे बात हुई, आहिस्ता आहिस्ता वो खुद जो है वो जहाँ छत पे खड़ी हुई थी वो वहाँ से उतरी नीचे. उसके बाद मैंने कहा अब तुम जहाँ खड़ी हो ना वहाँ बैठ जाओ. अब वो स्टेयर्स के पास आई, वो बैठी. फिर व्हेन वी स्टार्टेड टू चैट, वी स्टार्टेड टू टॉक. फिर जब मैं उससे बात करती कि चली गई तो मुझे कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि दिस इज़ नॉट द प्रेजेंट सिचुएशन, दिस इज़ अ ट्रिगर. वो किसी एक बात पे ट्रिगर हुई थी. वो सुसाइड हम कहते हैं ना कि अचानक से कोई थॉट आई और आपने सुसाइड कमिट कर लिया. अनलेस यू आर इन अ डेल्यूजनल डिसऑर्डर. डेल्यूजनल डिसऑर्डर्स में आपको हैलुसिनेशंस होना शुरू होती हैं, आपको इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि उठो, कमिट सुसाइड, उठो अपने बच्चे को मार दो, उठो इस तरह की चीज़ करो. तो दीज आर ऑल द साइकोटिक डिसऑर्डर्स. अनलेस अगर ये चीज़ है, अगर एक नॉर्मल इंसान इस तरह की किसी चीज़ में जा रहा है दैट मीन्स वो ओवरवेल्म्ड हो चुका है सिचुएशन में. अब उसका बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर. देन आई गॉट टू नो कि कहीं ना कोई कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास भी अटैच्ड हैं, कहीं ना कहीं कोई और इश्यूज़ हैं. डीप डाउन जब डिग करते चले जाते हैं हम तो हमें पता चलता है. अब यहाँ लोग कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट कर क्या रहा है, शी इज़ जस्ट टॉकिंग टू यू. बट हम वहाँ पे डिग कर रहे हैं. हम हमें पता है कि ये कनेक्शन कहाँ से हो सकता है. उस कनेक्शन को हम उनसे बुलवाना शुरू करते हैं. जब वो बोलते हैं तो वो फिर रिलैक्स फील करते हैं. कभी आपने किसी की डेथ पे गए हैं, आपने देखा होगा कि कोई सदमे में बिल्कुल चुप बैठा हुआ होता है तो लोग उसको रुला रहे होते हैं कि रो जाए, उसके साथ इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि वो किसी तरह रो जाए. अनलेस वो रोएगा नहीं, उसकी जो फीलिंग्स हैं वो बाहर नहीं निकलेंगी, वो चैनलाइज नहीं होंगी. अगर वो चैनलाइज नहीं होंगी तो वो कहीं ना कहीं किसी और इश्यूज़ में जा सकता है. सो दिस इज़ हाउ द साइकोलॉजी वर्क्स कि आपने अपने टाइम पर अपने किसी फ्रेंड का ख्याल रखना है कि अगर कोई फ्रेंड किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है तो उसको चेक एंड बैलेंस में रखो. यार तुम ठीक हो. रात के किसी टाइम पे कॉल करके आपने पूछ लिया, मैसेज करके पूछ लिया. इतना कोई हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगानी पड़ती हैं. बस हमें करना यह है कि हमें चेक रखना है. स्पेशली पेरेंट्स को मैं ये ज़रूर एडवाइस करूँगी कि आप अपने बच्चों को चेक एंड बैलेंस रखें कि वो किन किन चीज़ों से गुजर रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ भी नहीं है, आपके लिए शायद वो कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ फ्लिंग फॉर यू, बट फॉर द अदर पर्सन, फॉर योर चाइल्ड इट कुड बी अ वेरी बिग थिंग. अच्छा फबिया, मुझे ये बताएं कि घर के जो मसले होते हैं लोगों के, पेरेंट्स की फाइट्स होती हैं और आजकल हम देखते हैं कि टॉक्सिक वर्ड जो है ना वो बहुत ज़्यादा इजीली यूज़ हो रहा है. हर बंदे पे टॉक्सिक लगा देते हैं कि यार ये टॉक्सिक है, वो टॉक्सिक है. रिलेटिव्स के ऊपर बहुत बात होती है, स्पेशली द फुप्पोज. मेरी फुप्पो तो बहुत अच्छी है. मैं आई टेक अवे फ्रॉम मेरी दिस. फुप्पोज भी बहुत अच्छी हैं. सबकी अच्छी होती है. सो सवाल ये था कि घर के जो मसले होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा घर में देख रहा है, पेरेंट्स लड़ रहे हैं, पेरेंट्स की फाइट हो रही है, टॉक्सिक रिलेटिव्स का ओपिनियन बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जा रहा है, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर? हाउ टू अवॉइड दैट एज पेरेंट्स? बहुत अच्छा सवाल किया आपने दानियाल. डेफिनेटली जो अपब्रिंगिंग हमारी रहती है, देखो इनिशियल 6 इयर्स जो होते हैं बच्चे के वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. वो समझ लो आप कि वो आपकी डाउनलोडिंग पीरियड है. 6 इयर्स तक आपकी डाउनलोडिंग हो गई है, उसके बाद वो अपग्रेडिंग होगी. ओके. उसके बाद अगर आप चाहोगे कि वो चिप चेंज हो जाए, वो चिप चेंज नहीं होगी. वो आप ठीक है विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, ऑब्वियसली फ्रेंड्स और जितने बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो भी डिपेंड करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वली. बट एक हस्बैंड वाइफ का एक सेम पेज पर होना इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर अ गुड मेंटल हेल्थ फॉर अ चाइल्ड. अब अगर यहाँ पे आज के माशरे में देखा जाता है कि हस्बैंड एंड वाइफ सेम पेज पे हैं ही नहीं. हस्बैंड हैज़ हिज ओन ओपिनियन, वाइफ हैज़ हिज ओन ओपिनियन. अब दोनों जब सेम पेज पे नहीं है, बच्चा हो रहा है कन्फ्यूजन का शिकार, जिसकी बिना पर बन रही है हमारी जेनजी. ओके. खुद कन्फ्यूजन के शिकार हैं, उन्हें पता ही नहीं है उनकी लाइफ में करना क्या है. अपब्रिंगिंग का फैक्टर है उसके अंदर. अपब्रिंगिंग का फैक्टर है, डेफिनेटली उनका अपना कसूर नहीं है. बट उनके हिसाब से स्टिल मैं ये उनको इस चीज़ पे दाद दूंगी कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, वैल्यू कर रहे हैं. अनलेस द मिलेनियल्स, अनलाइकली मिलेनियल्स एक्चुअली मैं अगर अपने आप को कंसीडर करूँ, सो आई एम अ बॉर्डर लाइन जेनजी, बिकॉज मैं 1996 की पैदावार हूँ. सेम. तो हमारा यही वाला हाल है कि हम आधे मिलेनियल्स हैं, इधर के ना उधर. या एग्जैक्टली बेहतर है हम सबसे. हम बेहतर हैं. एग्जैक्टली वी आर बेटर देन एवरीवन एल्स. वी आर बेटर देन बूमर्स, वी आर बेटर देन जेन ज़ी, वी आर बेटर देन मिलेनियल्स. मिलेनियल्स ने सोचा हुआ ये है कि बस हमने पिसना है. जेन ज़ी सोच कर आई है, पिसना ही नहीं है. बट ऑन द अदर हैंड जेन ज़ी का अपना प्रॉब्लम क्या है, वो कंफ्यूज्ड है. दे डोंट नो व्हाट टू डू इन देयर लाइफ. अब वो कहेंगे कि मुझे कॉफ़ी पीनी है, तो अब कॉफ़ी में वो ये घंटा डिसाइड करेंगे कि कॉफ़ी लाटे वाली पीनी है या कॉफ़ी आइस्ड पीनी है या मोकियाटो पीना है, क्या पीना है उनको कुछ नहीं पता. नहीं, वो चेंज हो गया, वो बहुत कूल हो गया, माचा पीना है सबने. और माचा ऑब्वियसली वो उसमें मिल्क आ गया है, टेस्ट लाइक शिट,
बट वो दिखने में अच्छा है, एस्थेटिक है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी क्योंकि वो डलेगी, story matcha, अच्छी डलेगी बस ना, that's it। और matcha भी स्पेसिफिक जगहों की पीनी है, एग्जैक्टली that's a Gen Z culture। दैट्स अ ट्रेंड। अब लोग कहते हैं कि जेन जी जो हैं वो अपनी मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा ट्रेंड सीकर बनते चले जा रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि इट्स गुड, ये रेवोल्यूशन लाएंगे स्पेशली इन द वर्ल्ड ऑफ कॉर्पोरेट मार्केट। जहाँ कॉर्पोरेट मार्केट में मिलेनियल्स को शदीद किस्म का पीसा जाता है, वहाँ जेन जी आकर इनकी सही की बैंड बजाएगा। उन्हें पता है मेरे राइट्स क्या है, और वो प्लीजिंग में नहीं आए। यू नो, पीपल प्लीजिंग इज़ अ वेरी वेरी सेल्फिश थिंग। मैं प्लीज़ करूँगी अपने बॉस को कि बॉस खुश हो जाए, शायद मुझे प्रमोशन मिल जाए, बिकॉज आई हैव दैट मोटिवेशन अटैच। जेन जी को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मुझे एक्चुअल में क्या कहते हैं ग्रोथ मिलेगी करियर में, मुझे प्रमोशन मिलेगी कि नहीं। मेरी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। मैं 6 बजे ऑफिस छोड़ दूंगा, या अगर ये बॉस मेरे लिए स्ट्रेसिंग हो रहा है, टॉक्सिक हो रहा है, अगेन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि अगर वो उसकी विशियस साइकिल में फंसता हुआ नज़र आएगा, वो अपने आप को पहले ही एक्सक्लूड कर देगा, क्योंकि उसने शुरू से देखा ही यही है। अगर वो फंस गया इस सीन में, उसको पता है कि मैं वहाँ से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो ऑन दैट नोट, जेन जी को मैं इस चीज़ में डेफिनेटली अप्रिशिएट करती हूँ कि वो अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा रही आप Gen Z से? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा रही। आप देख लो नेपाल में तो उन्होंने क्या कर दिया। का लॉट ऑफ परसेप्शन अराउंड Gen Z, अगर हम Gen Z की अब बात कर रहे हैं तो वो ये है कि यार इनको ज़्यादा एक्सपोजर है हर चीज़ का, बिल्कुल सही है, ज़्यादा एक्सेस मिला है हमसे ज़्यादा, हमसे पहले वाली जनरेशन से ज़्यादा एक्सेस मिला है हर चीज़ का, तो इनको ज़्यादा नॉलेज हो गई हर चीज़ की, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू फिट इनटू प्लेसेस। अब कहीं पे भी कोई जॉब की बात अगर करते हैं एज अ रिक्रूटर, अगर मैं बात करता हूँ तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि स्विचिंग बहुत ज़्यादा है। एक जगह पे बैठेंगे, एक हफ्ते, महीना, 2 महीना बैठेंगे, टॉक्सिक है, छोड़ दिया, यहाँ पे ये टॉक्सिक, वहाँ पे वो टॉक्सिक, तो यू डोंट वाइब थिंक नहीं आई। एग्जैक्टली वाइब मैच नहीं हो रही है, वाइब चेक नहीं हो रहा। सो Exactly. डोंट यू थिंक कि बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रही हैं आप Gen Z से, एंड दिस इज नॉट अ करेक्ट वे एज वेल, देयर शुड बी अ बैलेंस, लाइफ इज अबाउट बैलेंस, डोंट यू थिंक दैट? आई कम्प्लीटली अग्री, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। बट देखो, जहाँ पे हम बूमर्स की बात कर रहे थे, बूमर्स ने हाँ में हाँ मिलाई, मिलेनियल्स पे से अब कोई तो आएगा ना इस ट्रेंड को चेंज करने के लिए। यू नो, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो जेन जी इज़ एन ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल खेल लिया मिलेनियल्स ने, अब यहाँ ऑपोजिट रिएक्शंस की बारी आ रही है। आई अंडरस्टैंड कि उनकी वाइब मैच नहीं हो रही है, उनको पता है। देखो, ये अल्टीमेटली आपके अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऐसी फॉर्म में काम कर रही हूँ जो कि मेरे प्रोफेशनल ग्रोथ से मैच ही नहीं कर रही है, तो मेरे लिए वहाँ स्टक रहना इज़ लाइक इट्स गोइंग टू बी एन ओवरवेलमिंग सिचुएशन फॉर मी। बट मैं उसको कंटिन्यू करूँगी क्योंकि मुझे पैसे मिल रहा है। जेन जी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, जस्ट बिकॉज इसलिए भी क्योंकि जो उनके पेरेंट्स हैं उन्होंने उनको ज़्यादा अच्छे से बैक दी हुई है। व्हेन इट कम्स टू अस, हमारे पास इतनी बैक्स नहीं थी। हमारे लिए किसी ने हमें ये नहीं कहा कि जाओ वहाँ तुम्हें जॉब मिल जाएगी। हमने जो किया हमने खुद किया, हमने स्ट्रगल खुद की, हमें कोई प्लेट में रखा हुआ कुछ नहीं मिला। हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ अटेंड की, हमने अपने कॉलेजेस अटेंड किया, और डर डर के अटेंड किए। टीचर डांटेंगी, जेन जी को फ़र्क नहीं पड़ता, टीचर डांटेंगी, हू केयर्स। यस, ऑन दिस नोट आई एग्री, रिस्पेक्ट का एलिमेंट खत्म होता जा रहा है। रिस्पेक्ट खत्म होती जा रही है, चाहे वो बूमर्स हो, मिलेनियल्स हो। उनको लगता है कि बस हमने हर एक की जो है ना वो इज्जत को तार तार करना है और जाना है, बिकॉज इट्स कूल, इट इज़ कंसिडरिंग एज कूल। बट ऑब्वियसली देखो, हर चीज़ की, हर जनरेशन के कहीं ना कहीं जो है वो डूज एंड डोंट्स हैं, कहीं ना कहीं गुड्स एंड बैड्स हैं। तो डेफिनेटली हम अगर इस चीज़ को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो बैलेंस नहीं है उनके अंदर। बट मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि बैलेंस कहीं ना कहीं वो मीटअप कर जाएंगे, कहीं ना कहीं वो मेचोरिटी आ जाएगी। बट अगर एक दफ़ा आप अपनी मेंटल हेल्थ का साथ छोड़ दोगे ना, देन एवरी टाइम इन लाइफ, एवरी फेज ऑफ लाइफ, ये आपके लिए एक फॉर ग्रांटेड एलिमेंट रहेगा, या आपको बोल दिया जाएगा कि कुछ नहीं होता, जस्ट फॉरगेट इट। जैसे हम अपनी थॉट्स को हमेशा कर देते हैं, तो जस्ट फॉरगेट इट, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, कुछ नहीं है ऐसा, सब करते हैं, सबको मेहनत करनी है, तुम कोई अनोखा मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम कोई अनोखा कमा के नहीं ला रहे हो, तुम कोई अनोखा एक्स्ट्रा आवर्स नहीं बैठ रहे हो, हर कोई कर रहा है। बट ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए। आप बाहर की साइड पर चले जाओ, फॉरेन कंट्रीज़ में, वहाँ पर आवर वेजेस हैं। वहाँ अगर आप 1 घंटा एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हो तो आपके पास मोटिवेशन है, यार मुझे डॉलर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे अगर मैं एक्स्ट्रा काम करूँगा, तो उनके पास मोटिवेशन है, और काम कर लेते हैं, यार 2 घंटे और करा लो। वो रोते हैं कि हमें एक्स्ट्रा आवर्स दे दो काम के। यहाँ हम लोग रोते हैं कि हमारे आवर्स कम कर दो, क्योंकि हमें पे पीनट्स में दी जा रही है और हमसे काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। सो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं एंड अप करती है फिर आपकी पर्सनल लाइफ में। अब आप स्ट्रेस्ड घर आओगे, आप अपना गुस्सा अपनी बीवी पे निकालोगे, बीवी अपना गुस्सा बच्चों पे निकालेगी, बच्चे कहाँ जाएं? कंप्लीट साइकिल। ऑब्वियसली फिर उनकी अगेन आपके वही पॉइंट पे मैं वापस आऊँगी कि बच्चे फिर मेंटली अनस्टेबल हो रहे हैं।
ये इश्यूज हैं जिसकी वजह से आगे चल के लाइफ जो है वो डिसबैलेंस हो रही है, और उसकी वजह से हम आगे अपने करियर्स को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी फैमिलीज़ को स्पेशली लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं कि यार नहीं, वी शुडंट स्टार्टिंग अ फैमिली, और आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद ओवरवेल्म हो जाओगे, लाइफ ख़त्म हो जाएगी, नो जॉय, नो नथिंग इन लाइफ विल बी लेफ्ट। अच्छा फबिया, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर यहाँ पे बहुत स्टिग्मा है इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ। बिल्कुल। किसी को भी कोई मेंटल हेल्थ की डिजीज़ होती है, थेरेपिस्ट के पास जा रहा है, पागल हो गया है, दवाइयाँ खा रहा है दिमाग की, पागल हो जाएगा, दिमाग घूम जाएगा, अजीब गरीब किस्म की बातें हमारे यहाँ होती हैं। और इट्स अ वेरी कल्चरल थिंग कि यार कोई भी जाता है ना, उसको बड़ा शेम किया जाता है, अरे ये थेरेपी में जाता है। अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई आदमी जा रहा है थेरेपी के ऊपर, बड़ा इतना कॉमन नहीं होगा, लेकिन कोई जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसको बोलते हैं यार ये तो कमज़ोर आदमी है यार, क्या है, किधर हो रहा है, कोई बर्दाश्त नहीं हो रहा उससे। सो हाउ डू यू सी दैट, और ये किस तरीके से टैकल करना चाहिए यहाँ पे, और कितना लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, स्पेशली लिविंग इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान? देखो, सबसे अच्छा आपने सवाल ये किया कि एक आदमी स्पेसिफिकली अगर Exactly. थेरेपी में जा रहा है तो उसको कंसीडर किया जाता है कमज़ोर होगा, Yeah. दैट्स व्हाई ही इज़ एंडिंग अप टू थेरेपी। मेरे हिसाब से जो इंसान कमज़ोर नहीं, जो इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो थेरेपी में आता है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि उसको पता है कि मेरे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है एंड आई रियली नीड टू फिक्स इट, दैट इज़ अ रियल मैन। अगर कोई इंसान जिसको पता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम है एंड स्टिल वो उसको डिनाइल के शिकार में है, अपने आप को एक स्टिग्मा बनाया हुआ है दिमाग में, यार थेरेपी में जाऊंगा दोस्त छेड़ेंगे, क्या पागल हो गया है, क्या हुआ बीवी ने ज़्यादा तंग कर दिया, क्या हुआ अम्मा संभल नहीं है, क्या हुआ गर्लफ्रेंड नहीं हैंडल हो रही। दीज आर द क्वेश्चन विच वी एक्चुअली इंकाउंटर्ड ऑन द डेली बेसिस, जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, अब मैं अगेन यहाँ पे जेंजी की तारीफ़ करूँगी, मेरे पास बहुत सारे मेल जो जेंजी हैं वो मुझे कांटेक्ट करते हैं और मुझसे कहते हैं कि मेरे फ्रेंड को नीड है एंड आई रियली वांट कि आप मेरे फ्रेंड को हेल्प आउट कर दो। कैन यू बिलीव इट? सो दिस इज़ वाई मैं जेंजी की तारीफ़ कर रही हूँ, क्योंकि वो अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स के भी मेंटल हेल्थ का ख्याल कर रहे हैं। आई एक्चुअली गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस, मेरी गर्लफ्रेंड को काउंसलिंग की नीड है, मैं उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा हूँ, शी रियली नीड्स इट। नाउ इमेजिन, अच्छा ये मैं जो बात कर रही हूँ ये मैं ज़्यादातर पाकिस्तानी लिविंग अब्रॉड की बात कर रही हूँ। अब अगर हम पाकिस्तान में आ जाएं, पाकिस्तान में हम वैसी दुखों के मारे हैं, फाइनेंसेस हमारे पास है नहीं। सो पाकिस्तान में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये थेरेपी को नेसेसिटी नहीं, एक लग्जरी समझा जाता है। वाई लग्जरी नाउ? अब आप एक फाइन डाइनिंग के लिए जा रहे हैं, वहाँ आप पर हेड 10,000 पे कर रहे हैं, वो आपकी लग्जरी काउंट नहीं हो रहा, वो आपका फूड है। बट व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ तो वो लग्जरी हो गई है। हमारे नज़रिए गलत हैं देखने के। हमें ऐसा लगता है कि हम अगर एक एस्थेटिक इन्वायरमेंट में बैठकर खाना खाएंगे तो वो हमारी नीड है, और हम एक 4x4 के कमरे में बैठ के एक थेरेपिस्ट से बात कर लेंगे तो वो हमारी जो है वो लग्जरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि थेरेपिस्ट कर क्या रहा है? शी इज़ जस्ट टॉकिंग। अब वो टॉकिंग के बीच में ही वो आपके कौन कौन से ट्रिगर्स को इनलाइटन करके वो आपको बुलवा रहा है। ठीक है, जब वो बुलवा रहा है आप बोल रहे हो, यू आर एक्चुअली आर्टिकुलेटिंग आउट वट एवर यू आर फीलिंग राइट नाउ। जब आप उसको बोलोगे तो फिर डेफिनेटली वो चीज़ अंदर होगी। इट्स लाइक एक समंदर है, उसके अंदर आपने एक पत्थर फेंक दिया, वो आपका एंजाइटी का पत्थर चला गया, वो जाता 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 एक दिन तो समंदर से ऊपर वो एक आइसबर्ग बन जाएगा ना। दैट इज़ द टाइम जो आपने मुझसे पहले पूछा था कि हमें पता कैसे चलेगा कि नाउ दिस इज़ द टाइम दैट यू रियली नीड अ साइकोलॉजिस्ट ईदर अ साइकाइट्रिस्ट। तो वो जब आइसबर्ग को हिट कर देती है ना टाइटैनिक, दैट इज़ द टाइम। अब आप ओवरवेल्म्ड हो गए, अब आपको अंदर से आवाज़ आ रही है, नहीं समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं PTSD की बात करूं या फिर मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशंस की बात कर लूं अगर, तो हमें अवेयरनेस ही नहीं है इन सारी चीज़ों की कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लाइक एक न्यूली मदर है, उसके साथ जितने इश्यूज़ आ रहे हैं, जिस किस्म के इश्यूज़ आ रहे हैं, वो कोई देख ही नहीं पाता। दुनिया कहती अनोखा बच्चा थोड़ी ना पैदा किया तुमने, क्यों रातों की नींद तो सबकी डिस्टर्ब होती है, तुम एक अनोखी तो नहीं हो इस फेज़ में, बच्चा तो सबके तंग करते हैं, तुम क्यों ज़्यादा रिएक्ट कर रही हो। देयर इज़ दिस टाइम जब आपको इमोशनल सपोर्ट या मॉरल सपोर्ट नहीं मिलता, स्पेशली फ्रॉम द हस्बैंड। बच्चे की जान लेने की हद तक ये डिप्रेशन खतरनाक है। अच्छा, अ मदर कैन किल अ चाइल्ड अगर इसको सपोर्ट नहीं मिलता। आप देखो बाहर मुल्कों में अगर आप पेरेंट बन रहे हो तो आपको जो छुट्टियां हैं वो सिर्फ मदर को ही नहीं मिलेंगी, मैटरनिटी एंड पैटर्निटी बोथ लीव्स आर देयर, फादर को भी मिलेगी, क्योंकि बच्चा दोनों का हुआ है ना। इट्स नॉट ओनली बिलोंगिंग टू अ मदर।
अब जब आप ड्यूटीज़ डिवाइड कर लेते हो, फॉर इंस्टेंस आपने डिसाइड कर लिया यार 8 घंटे मैं इसको देखूंगी, 8 घंटे तुम इसको देखोगे, अब उसको 8 घंटे की नींद भी तो रिक्वायर्ड है। इमेजिन द पेन ऑफ अ सी सेक्शन। आप सोचो एक पेन के साथ है, फिर ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। इसके अंदर आपके ब्रेस्ट इतने ज़्यादा स्वेलअप हो रहे होते हैं, उसके अलावा आपके अपने पेन्स जिससे आप हील अप हुए नहीं हो अभी आप, उसके साथ आपको एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। इमेजिन हम एक छोटा सा कट लग जाता है और हम उसको लेकर 2-2 दिन तक बैठे रहते हैं। आप सोचो सी सेक्शन के कट्स 7 लेयर्स कट होती हैं और वो 7 लेयर्स फिर सिलती नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो कट हो गई और वो कोई गेट था वो जिसको क्लोज कर दिया गया। अब इस पेन के साथ साथ वो ऑलरेडी ट्रॉमा से वो भी तो गुजरी है ना, एक बच्चा भी ट्रॉमा से गुजरा है। सी सेक्शन इज अ ट्रॉमा फॉर अ चाइल्ड एज वेल। अब वो बच्चा भी ट्रॉमा से गुजरा है, एक आपकी माँ भी ट्रॉमा से गुजरी है। इधर अगर आप नॉर्मल भी आपकी डिलीवरी हुई है तो उसको स्कार्स तो हो सकता है ना, उसको जो है वो पेन तो हो सकता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी फॉर हर एज वेल। लेकिन अब यहाँ पे बापों को क्या बोला जाता है, बस बस छोड़ दो, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई अनोखा काम नहीं करिए ये बच्चा संभाल कर। अब जब एक इस तरह की टॉक्सिक इन्वायरमेंट में एक जो आदमी ग्रो अप हुआ होता है उसको लगता है अच्छा शायद वाकई एक्टिंग कर रही है, उसको क्या ही मिल जाएगा एक्टिंग ना करके। उधर का ना उधर का, इफ ही गोज ऑन दैट Exactly. साइड तो वहाँ से उसको ताने पड़ते हैं, यहाँ नहीं जाए तो फिर वो ड्यूटीज पूरी नहीं हो रही होती है। इट्स वेरी 100%, डिफिकल्ट फॉर मैन एज वेल। 100%। तो ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वो एक पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजर रही है एक औरत। और फिर जब पानी सर से ऊपर हो जाता है फिर लोग कहते हैं कि हाँ इसके साथ नफसियाती मसले थे। तो भाई नफसियाती मसले थे तो हल कर लेते हो उसको। हल करने के बारे में कोई नहीं बात करता, एवरीबडी टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम्स। एंड हाउ ऑफन इज दिस, मतलब अगर फॉर 10 की रेटिंग दें, अगर 10 औरतें हैं तो 10 में से कितनी औरतों को होता है ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन? मेजॉरिटी लाइक 6 to 7 6 to 7 को होता है, है। क्योंकि अगर अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब जो मैं फादर्स देख रही हूँ दे आर एक्चुअली चेंजिंग एक्टिवली इन्वॉल्वड, यस। एक्टिवली। अब फादर्स आर ओके टू चेंज द डायपर्स, पहले नहीं थे। माई ओन हस्बैंड ही चेंजेस द डायपर्स, बट ऑन द अदर हैंड अगर वो किसी और को पता चल जाए सो इट्स लाइक शेम फॉर मी। ओह यू आर नॉट लेटिंग, इसकी बीवी कैसी है, इसकी बीवी कैसी है, बच्चे का डायपर डायपर चेंज चेंज करा रही है। करवा रहे हैं इससे। आपको पता है पाकिस्तान में हार्डली कुछ मॉल्स हैं जिनके अंदर चेंजिंग रूम्स हैं। हाँ, कहीं भी नहीं होता ये, washrooms रेस्टोरेंट्स में attached। आप कहीं भी जाएं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स यस। वेरी डिफिकल्ट। आप यहाँ पाकिस्तान से निकल कर तो देखें, आप एयरपोर्ट्स पे ही चले जाएं, फादर्स के पास भी चेंजिंग रूम्स हैं। आई वॉज सो अमेज्ड। मैं जब थाईलैंड में लैंड करी तो मेरे हस्बैंड वाज लाइक कि मैं इसका डायपर कैसे चेंज करूँगा फबिया। तो मैंने कहा कि एक दफ़ा ट्राई करके देख लो। सो व्हेन ही स्टेप्ड इन, तो वो इतना ट्रैवल करता है बट ही हैड नेवर नोटिस्ड कि वो चेंजिंग रूम एक फादर के लिए भी बनाया हुआ है। सो देन ही रश टू मी एंड ही सेड, ओ फबिया अंदर है चेंजिंग रूम एंड गिव हिम टू मी, मैं उसको लेके जाता हूँ, मैं चेंज करा के लेकर आता हूँ, तुम जब तक जो है वो मेरी बेटी जो है उसको चेंज कराओ तुम। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। अगर एक पेज पर दोनों लोग नहीं चलेंगे साथ में, डेफिनेटली फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मेंटल हेल्थ अफेक्टेड रहेगी। अच्छा, अब पाकिस्तान की बात ही कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट कराची एज वेल। अभी हम कराची में रहते हैं, कराची की बात करते हैं। लिविंग इन कराची is one of the biggest hassles I would say in the world. So it's one of the worst cities to live in. वो हम मुस्तकिल दूसरे पॉडकास्ट पे मैं बात करते रहता हूँ इस बारे में, पूरी दुनिया ही कह रही होती है कि कैसे रहते हो यहाँ पे। बिल्कुल। अब यहाँ पे रहते हुए हाउ कैन वी कीप अवर मेंटल हेल्थ इन चेक कि यार आप रोडों पे इतना स्ट्रेस है, हर जगह इतना स्ट्रेस है, आप रोड पे निकले हो तो रोड रेज हो रही है, खड्डों में गाड़ी जा रही है, ड्राइविंग कर रहे हैं आप, और दूसरा फिर आपको लोग गालियाँ भी दे रहे हैं, मोबाइल भी चोरी हो रहा है, मर भी रहे हैं, पानी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, गैस भी नहीं है। लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑप्शंस हैं, इतने स्ट्रेसर्स हैं कि आप उसमें अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे इंटैक्ट रख सकते हैं? व्हाट आर द फ्यू थिंग्स दैट वी शुड डू ऑन अ डेली बेसिस? ये हमारे जो जितने भी इश्यूज अभी आपने दानियाल मेंशन किए हैं यहाँ पर, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं। इसके साथ साथ एक बंदे का मेंटल हेल्थ इस कदर अफेक्ट हो रहा है कि आप देखो अगर हिस्ट्री में तो पाकिस्तान में स्पेशली कराची से सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना लोगों को इस बात पे भी अवेयरनेस नहीं है, उनको लगता है कि पाकिस्तान छोड़ना इज़ द ओनली सोल्यूशन, एंड आई वाज अमंग दोज एज वेल। मेरा एक वक्त ये भी आया था कि मुझे फोमो हो गया था। फोमो इज़ फेयर ऑफ मिसिंग आउट। मैं जब इंस्टाग्राम खोल रही हूँ मेरी कोई ना कोई फ्रेंड बाहर चली गई है, कोई यहाँ चली, कोई कनाडा चली गई है, कोई ऑस्ट्रेलिया चली गई है, कोई ना। आई फेल्ट लाइक एम आई बिहाइंड ऑल ऑफ दोज? कहीं मैं पीछे तो नहीं रह रही हूँ? क्या मैं ही क्यों नहीं जा रही हूँ? जितने मेरे पास क्लिनिक में लोग आते हैं हमेशा से ये सुनने को मिलता है, यार अपने आप को ज़ाया कर रही हूँ यहाँ पर, यू नो पीपल डोंट वैल्यू यू हेयर, आप लोगों की कोई इज्जत नहीं है, आप बाहर तो आएँ, आपको पता चल जाएगा। थेरेपी, एक थेरेपी हमारी कितने कितने डॉलर्स की होती है, यहाँ पे लोग 2-2, 3-3 हज़ार रुपये देने में इतने मुंह जो है ना वो सड़ा रहे होता है। सो ऑन दी अदर हैंड जब मैंने इस चीज़ को एनालाइज करना शुरू किया तो आई गेट इन टू दिस ट्रैप। मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए।
अच्छा, अब मेरे पास ये सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम सिर्फ कराची की हद तक ही हैं। आप कराची से बाहर निकलें, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम सब नहीं सही है। हो जाएगा। आप पंजाब साइड जाओ, इस्लामाबाद जाओ। रिसेंटली इस्लामाबाद तो एक डेवलप्ड कंट्री है, सिटी है ना। आप पंजाब साइड चले जाओ, आपको गाँव में भी रोड्स बने हुए नजर आएंगे। आई ट्रैवल टू रहीम यार खान फॉर सम बिजनेस परस्पेक्टिव। वहाँ पे मैंने देखा कि अंदर हमें एक सरदारगढ़ जैसी गांव है, वहाँ लेकर गए हमें, जो भी हमारे वो थे। वहाँ मैं अमेज थी देखकर, एक गांव आया है दानियाल और वो रोड्स डेवलप्ड हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, रोड हम ही तो नहीं। कहीं जाए हम रोड रोड ही नहीं है, खड्डे हैं बस। खड्डे खड्डे खड्डे। यहाँ आपको डर, ये डर, आपकी एवरेज कितना ख़राब है आपकी गाड़ी का इसी वजह से कि हाँ। आपने यहाँ ब्रेक लगा दिया, आपने वहाँ ब्रेक लगा दिया, कुछ नहीं तो सामने से बाइक उल्टी आ गई, आपने वहाँ ब्रेक लगा दिया। तो यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। पंजाब में रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा फॉलो होते हैं। अगर आप ज़ीब्रा क्रॉसिंग से आगे निकल गए और वो रेड साइन था, वो बंदा पीछे होगा। ये आपको बाहर मुल्कों में ही देखने को मिलती है ये चीज़। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कराची के जो इश्यूज़ हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ को ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। अब मेंटल हेल्थ, अगेन हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। बेसिकली डेली बेसिस पे क्या करना चाहिए? डेली बेसिस पे आप अपने आप को काम डाउन करें। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप कोई मेडिटेशन साउंड लगा लें। एंड जहाँ आपको लग रहा है कि अब मेरा यहाँ पे गुस्सा ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहा है, क्या करते हैं हम, ज़्यादा एक्सट्रीम होता है तो शीशा उतार के देख के चलाओ, क्या कर रहे हो, का एग्जैक्टली द अब्यूजिव वर्ड्स वी ऑल यूज़, कि क्या कर रहे हो, अंधे हो क्या, यही सब निकल रहा होता है। अब बजाय इसके हम जब हमारी वो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, उसके अंदर हम हड़बड़ाते हैं, अगले ही हमारा जो स्टेप होता है ना वो कुछ रॉन्ग हो जाता है, अगली गलती हमारी हो जाती है। सामने से कोई इंसान सही आ रहा होता है और हम क्योंकि गुस्से में इतना ज़्यादा होते हैं, हमारी गुस्सा एक्सेलरेट हो चुका होता है, हम कोई ना कोई भंड मार देते हैं उस टाइम पर। इधर हम कोई रॉन्ग ट्रैक पे चले जाएंगे, हम कोई सिग्नल तोड़ देंगे। तो अब आपने करना यह है कि व्हाइल यू आर ड्राइविंग आप मेडिटेट कर लो, लाइक डीप ब्रीदिंग, रिलैक्स। अब लोग कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस की हद तक है। नो, इट इज एक्चुअली इट डज वर्क। आप वाटर कंज्यूम करो, क्योंकि आपके ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। जब आप वाटर कंज्यूम करते हो वो आपको रिलैक्स करता है, डीप ब्रीदिंग हेल्प आउट करती है। अब आप घर आ गए, घर आके आप जैसे आप देखते हो, आप घर में एंटर हुए हो, आप जितना आपके दिन भर का स्ट्रेस होगा, आपका वो निकलने की कोशिश होता है कहीं ना कहीं, यार क्या है, पानी पिलाओ, ये लाओ वो लाओ, मेरी ये चीज़ कहाँ है, मेरी वो चीज़ कहाँ है। इंस्टेड ऑफ ऑल दिस, आप गाड़ी में नीचे बैठकर, मैं जितने लोगों को जो मेरे पास क्या कहते हैं वर्क वाले जो आते हैं, तो मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड वालों को तो कहती हूँ, आप जब घर पहुँच गए, ठीक है, 10 मिनट गाड़ी में बैठ जाओ सुकून से, उस टाइम पे अपने आप को रिलैक्स करो। क्योंकि आप जिस प्रेशर से गुजर कर आए हो ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा जो है ओवरवेलमिंग है। बिकॉज आई ऑल्सो ड्राइव माई सेल्फ, मुझे पता है कितना मुश्किल है एक आदमी के लिए भी इस जगह पे ड्राइव करना। अब आपने अपने आप को कंपोज किया, आपने डीप ब्रीदिंग की, आपको कोई सॉन्ग पसंद है, अच्छा आपने वो सॉन्ग रिलैक्स होकर सुन लिया, आपको कोई आयत पसंद है, आपने कोई आयत सुन ली, आपको किसी दोस्त से बात करना पसंद है, आपने 5-10 मिनट के लिए उसको कॉल करके हैंग अप कर लिया, नो फ्रेंड्स चिल यू आउट, आपने चिल कर लिया, आपने अपना मूड अब बिल्कुल रिलैक्स फेज में ले आए। अब आप अपने घर में एंटर हो। अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हो, अब आप चढ़ के जाओ ऊपर। अब अगर आप घर में रहते हो तो आप अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर दो कि भाई 10 मिनट के लिए जब मैं घर पहुंच जाऊंगा ना, तो उसके बाद मैं अपने आप को पहले कंपोज करूंगा, फिर जब मेरी पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी ना, क्योंकि ये एनर्जी मैं भी कैच करूंगी। आप अगर नेगेटिव एनर्जी के साथ होगे, आई एम गोइंग टू कैच दैट नेगेटिव एनर्जी। अच्छा, जो घर पे बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल एक आदमी की बात करते हैं, एक आदमी पूरा दिन ये सारे स्ट्रेसर्स और ये सब चीज़ों से गुजर के आ रहा है, इट्स लाइक अ वॉर, इट्स लाइक अ वॉर जोन। जंग लड़के आप घर पे आ रहे हो, सही है, आप घर पे आ रहे हो, तो जो घर पे बैठे हुए हैं, बीवी है, अम्मा है, बच्चे हैं, व्हाटएवर, बच्चे तो छोटे होते हैं, लाइक मैच्योर एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ शुड दे हैंडल अ गाय हु इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, fighting a war, earning for the family, coming inside the home, और फिर वहाँ पे आके उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि घर पे जो औरतें हैं, बीवियाँ हैं, अम्मा हैं, वो किस तरीके से हैंडल करें, उनका भी कोई जिम्मेदारी होती होगी मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली। अच्छा, अगेन फिर मैं इसको लेकर आऊँगी बूमर्स जनरेशन पे। जब हमारे अब्बा घर आते थे, रिमेंबर अम्माओं ने एक सेटल किया हुआ होता था टोन, पापा घर आ गए, क्वाइट, किसी ने बुक्स नहीं खोली हुई ना, बुक्स खोल के बैठ जाता था, नमाज पढ़ने खड़ा हो जाता कोई। एग्जैक्टली, देयर इज दिस जेलर कमिंग। ऑल्दो इट वाज ही, हम जब बड़े हो रहे हैं अब हम रियलाइज कर रहे हैं कि हमारे फादर्स जो थे वो जेलर्स नहीं थे, इट वाज ऑल द डिल्यूजन दैट वाज क्रिएटेड बाय आवर मदर्स। तो हमारी माएँ रिस्पेक्ट करा रही थी, बाबा आ जाएंगे, बाबा से मैं ये शिकायत करूंगी तुम्हारी, बाबा आ जाएंगे, बाबा ऐसे करेंगे, बाबा आ जाए ना तो आवाज़ नहीं निकालना, बाबा नीड सम रिलैक्स। बाबा को हिटलर बनाया हुआ था, बाबा को हिटलर बनाया हुआ था, देयर वाज दिस स्टोरी मेड। अब हम बड़े हो रहे हैं तो हम सोच रहे हैं बाबा तो हिटलर थे ही नहीं,
Actually, it was all delusion. He was a good guy. He was a good guy, exactly. वो बेचारे कुछ भी नहीं करते थे, वो खामखा में खुश होते थे कि देखो मेरे आते ही सब चुप हो जाते हैं, उनको मज़ा आ रहा था. अब जनरेशन जो आ गई है, दैट इज़ मिलेनियल. अब इसमें क्या है, बीवी आते ही बोलती है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कोई ज़्यादा क्या ही खाड़ कर आ रहे हो दिन भर. क्योंकि हम एज अ होम पर्सन हम खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं बच्चों के साथ, या हम कामों को लेकर. क्योंकि एज़ यूजुअल मैंने आपको बताया कि अगर लाइट नहीं है घर में, पानी नहीं है घर में, किसी भी सिचुएशन से अगर हम गुजार रहे हैं, चाहे हम किसी भी अच्छी सोसाइटी में ही क्यों ना रह रहे हों, ये प्रॉब्लम्स हर कोई फेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कराची. अब क्योंकि ये वाले मसाइल आ रहे हैं कि बिजली नहीं था, पानी नहीं था, मासी नहीं आई सुबह, या किसी मोहल्ले में किसी चीज़ से हो गई, बच्चे ने अच्छा नहीं पढ़ा, ट्यूशन टीचर ने ऐसा कर दिया, ये सारे एक जो प्रॉब्लम्स है एक औरत झेल कर बैठी हुई होती है घर में. अब उसका माइंडसेट क्या बना हुआ है, हस्बैंड पे निकालूंगी. वो बैठी हुई होती है, इंतजार में होती है, आ जाए अब मैं निकालूंगी उस पर. ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि रोल्स शिफ्ट हो गए, मदर्स डिसिप्लिन रोल में आ गई हैं, फादर्स जो है ना वो लविंग रोल में आ गए. अब बच्चे जैसी बाबा आता है ना, उनको लगता है पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया है, बाबा बाबा बाबा. लाइक माय किड्स वो भंगड़ा डालते हुए जाते हैं अब्बा को दरवाजे पे रिसीव करने के. वही जेलर के साथ थे पूरा दिन, अब हमें जेल से छुट्टी मिली है, अब अब्बा आ गए हैं घर में. तो अब हमारे लिए ना ये ज़्यादा स्ट्रेसिंग हो गया है, स्पेशली औरत के लिए. हमारी माओं के पास क्या था, अब्बा आ जाएंगे तो तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी. हमारे पास क्या है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है. हम तो अगर किसी से भी शिकायत लगाएं, इवन अगर हम अपने बूमर्स यानी हम अपने पेरेंट्स को बोलें, तो हमारे पेरेंट्स हमें डांट देंगे. जो हमारे लिए रूल सेट थे वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे पेरेंट्स के, वो बिल्कुल 360 डिग्री पे बदल गए, चेंज हो गए, बिल्कुल बदल गए. हमारे लिए डिसिप्लिन था, आंखें अगर हमने दिखाई हैं तो आपने बैठना है. हम आज अपने बच्चों को आंखें दिखा दें तो बस तुम लोग का तो यही काम है, अपनी ज़िंदगी में इतना इन्वॉल्व हो, अपनी चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हो, बच्चों को प्यार ही नहीं करते. सी द रोल्स आर शिफ्टिंग. तो ये हमारे लिए स्पेशली मिलेनियल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनती चली जा रही है कि हम पिस रहे हैं बूमर्स से भी इस मामले में, और अब हम पिस रहे हैं अपने जो है क्या कहते हैं बच्चों से भी. अगेन फिर मैं वही शिफ्ट करूँगी. अब हस्बैंड घर में आया है, अब बीवी ने तैयार बैठी हुई थी छुरी कांटा, टैंट्रम थ्रो करना है कि अब तुम मेरे नखरे उठाओ. अच्छा, आज की बात में अच्छी बात ये भी है कि शौहर नखरे उठा भी रहे हैं. पहले ज़माने में नखरे उठाने वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं ना, कि बीवी के नखरे उठाना भी कोई चीज़ होती है. अब क्योंकि नखरे उठा रहे हैं तो औरत और नखरे दिखा रही है थोड़े से. अब वो होते होते वो फाइट्स जो है ना आर्ग्यूमेंट्स में बदलती हैं, आर्ग्यूमेंट्स जो है ना वो हमारे इश्यूज़ में बदलते हैं, वो चीखना चिल्लाना होता है, बच्चे अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं. सो एज अ सोल्यूशन अगर मैं बात करूँ तो सेम जैसे मैंने अभी फादर्स के लिए सोल्यूशन आपको बताया है, ऐसे मदर्स को भी चाहिए 10-15 मिनट के लिए अपना मी टाइम ज़रूर लें. 1 कप कॉफ़ी का लें, चाय शाम की जो पसंद है, छत पे चली जाओ, वॉक करने चले जाओ, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो. हमारे यहाँ औरतें अपने आप को बिल्कुल छोड़ती चली जाती हैं. मैं इवन अगर मैं कहूँ कि आप 15 मिनट के लिए वर्कआउट कर सकती हूँ, कितना टाइम ही नहीं होता, घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, ये जवाब होता है सारी पेरेंट्स का. इवन मैं जो ऑटिस्टिक बच्चों की थेरेपी करती हूँ तो मैं कहती हूँ आप घर में काम नहीं करेंगी, मैं यहाँ पे थेरेपी नहीं दूंगी इसको, क्योंकि मेरे पास तो थोड़ी देर के लिए आ रहा है. अब वो कहती हैं हमारे पास टाइम नहीं है. अब वो टाइम हमारे सबके पास है, हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है. हम क्या है, रील्स की दुनिया में फंस गए हैं. अब मदर्स क्या करती हैं, आजकल जो जनरेशन में हो रहा है, मदर्स रील्स स्क्रॉल करने बैठेंगी. इट्स अ बिंज वॉचिंग, यू नो. आपने एक देखी, दूसरी देखनी है, तीसरी देखनी है, चौथी देखनी है, कहाँ घंटा गुजर गया आपको पता ही नहीं चलेगा. अब नाउ योर वर्निकीज एरिया हैज बीन ब्लॉक्ड. अब वो जो ब्लॉक हो गया ना, अब बच्चा कहेगा मम्मा मम्मा क्या है, अगला जुमला होता है माँ का, क्या है. वो चिड़चिड़ाहट है. तो हमें अपने मोबाइल की जो दुनिया है, हमारी सोशल मीडिया जो दुनिया है, हमें उसको थोड़ा सा कम करना है. जब वो कम होगा फिर हमें टाइम मिलेगा अपने लिए, हम वर्कआउट करेंगे, मेडिटेट करेंगे. इवन बच्चे इतने इमिटेट करते हैं आपको, अगर आप वर्कआउट करोगी ना, बच्चा आपके साथ इमिटेट करेंगे, आप वो भी वर्कआउट करेंगे, उनके लिए भी एक हेल्दी जो है ना वो हैबिट जनरेट होगी. जब ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व करोगे, देन ओनली यू विल बी हैविंग अ गुड मेंटल हेल्थ. अदरवाइज फिर आप बैठोगे छुरी कांटा लेकर अपने हस्बैंड के इंतज़ार में, आएगा और मैंने हलाल करना है इसको. अच्छा, डाइवोर्स इज़ वेरी कॉमन दीस डेज. हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डाइवोर्सेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है. सो व्हाट डू यू थिंक इज़ अ कोर रीज़न for the divorces that are happening around the world and Pakistan as well? Fake expectations from the marriage हैं, क्या मसला है, और how to overcome those issues? अच्छा, सबसे पहले जो इशू है, अगर तो आप किसी ऐसी फैमिली में गए हो जिन्होंने आपको एक्सेप्ट किया ही नहीं है दिल से, तो वहाँ वो हर चीज़ में नेगेटिविटीज़ क्रिएट करेंगे. दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज़, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मदर. वो हर चीज़ में अपने जो बेटा है उसको कहेंगे देखो इसने ये नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, इसने वैसा नहीं किया. अब वो अगर नेगेटिव नहीं भी है ना, तो कहीं ना कहीं वो कहता है ना, कतरा कतरा करके पहाड़ वो समंदर बनता है.
तो वही जैसे ज़रा ज़रा करके पहाड़ बन रहा है, अब यहाँ पे मदर क्या करेंगी, वही सारा जहर कानों में डालती रहेंगी। जब कानों में जहर पड़ता चला जाएगा, डेफिनेटली वो फिर कहीं ना कहीं वो एक फाइट में जनरेट होगा। अब वो हस्बैंड वैसे बर्दाश्त बहुत कर लेगा, अब चाहे वो एक छोटी सी बात होगी उस पर वो ऐसे रिएक्ट कर देगा। अब बीवी क्या है, वो ओवरली इमोशनल है, अब वो ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड होगी इस चीज़ को सोच कर कि यार इसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, व्हाई डिड ही रिएक्टेड ऑन दिस थिंग। अब अगेन हम लोग कोई वाली बात है कि सबसे पहला हमारा ये वाला फैक्टर हो गया। सेकंड हमारा आ जाता है फ़ौरन शादी के। मैं हमेशा से सारे पेरेंट्स को ये बात समझाती हूँ, सारे कपल्स को सॉरी, कि अगर आपकी शादी हो रही है आप फ़ौरन बेबी प्लान नहीं करो, टेक सम टाइम। वाई? क्योंकि आप अगर शादी होती, हमारा कॉन्सेप्ट है ना पूछना, गुड न्यूज़, एनी गुड न्यूज़, एनी गुड न्यूज़। जिस शादी में चली जाए बेचारी लड़की, एनी गुड न्यूज़, खुशखबरी कब सुना रही हो। सो जब ये प्रेशर जनरेट होता है, तो अगर कपल रेडी भी नहीं होता ना, तो मेंटली इस बात को सोचने लग जाता है कि शायद हमें करना चाहिए बच्चा प्लान, बिकॉज एवरीबडी इज आस्किंग, यू नो दिस इज़ वेरी पर्सनल थिंग, वी शुडंट बी डूइंग इट। अब लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं है कि ये आजकल लोग तो पूछ लेते हैं आपकी सैलरी क्या है, ये भी तमीज़ नहीं है किसी को कि आप दिस इज़ अ पर्सनल थिंग, यू शुडंट बी आस्किंग इट। अब ये अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ में। अगेन फिर जब ये जनरेट होता चला जाता है कि दिमाग में बच्चा पैदा करना है, बच्चा पैदा करना है, अब वो बच्चे के आपने प्रोसेस स्टार्ट कर लिया, यू कंसीव द बेबी। अब व्हेन यू कंसीव द बेबी, आपके टैंट्रम्स आते हैं, आप एक बिल्कुल डिफरेंट बॉडी फेज से गुजरना शुरू हो जाते हो। जब आप डिफरेंट बॉडी फेज से गुजरना शुरू होते हो, आपकी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं इन अ कपल, चाहे वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ हो, आपकी इंटीमेट लाइफ हो, आपकी कोई भी लाइफ हो, उसमें इश्यूज क्रिएट होते हैं। अब बंदे का दिमाग कहाँ जाता है कि यार गलती हो गई, नहीं करनी चाहिए थी, शादी नहीं करनी चाहिए थी, और इधर he'd be thinking कि यार गलत इंसान से शादी हो गई। सेम गोज फॉर औरत एज वेल कि यार किससे शादी कर ली मैंने। अब वो प्रॉब्लम्स क्या है, हार्मोनल्स प्रॉब्लम है, हार्मोन्स इतने हाई हुए हैं, आदमी को पता नहीं है कैसे डील करना है। अब यहाँ लोगों को पता ही नहीं है एंटीनेटल काउंसलिंग क्या होती है। यहाँ पर एंटीनेटल काउंसलिंग इज़ लाइक जब आपने कंसीव किया है बच्चे को, तब से लेकर एंड तक आप एक थेरेपिस्ट से कनेक्टेड रहोगे, ताकि वो आपको बताए अब इस फेज़ में आपने अपनी वाइफ को कैसे हैंडल करना है, आप और वाइफ को बताए कि अब आपने अपने स्ट्रेसर्स को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि स्ट्रेस इज़ द ओनली एलिमेंट जो कि एक्चुअल में अफेक्टेड है। अगर हम लाइफ लॉन्ग बात करें मेडिकेशन की, तो मेडिकेशंस डेफिनेटली, क्योंकि उसमें एक सेडेट्स भी होती हैं, तो जब आप उसको छोड़ते हो तो आपकी बॉडी रिएक्ट कर जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको पैल्पिटेशंस होने लग जाते हैं, आपको पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं। तो डॉक्टर कभी भी कोई मेडिकेशन अगर देता है, तो जब उसको स्टॉप कराता है, वो कभी भी ये नहीं कहता कि कल से इसको बंद कर दो, वो पहले उसको हाफ करेगा, उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसको छुड़वाता है। और उसके साथ जब आप मेडिकेशन छोड़ने पर आते हो, तब आपको काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस टाइम पे आपको जो है वो इसलिए ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्मोक कर रहे हो, स्मोक करते हुए जब आप स्मोक छोड़ते हो, तो आपकी वो एक अलग तरह की थेरेपी होती है। इसी तरह बिहेवियर थेरेपी होती है जो कि हेल्प आउट करती है जब आप डेफिनेट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि आपकी ओरिएंटेशन इंटैक्ट होना शुरू हुई, आपकी नमनेस कम हो गई, आप इन्वायरमेंटली प्रेजेंट हो, तो डेफिनेटली फिर ये हेल्प आउट करेगा इस तरह से। अच्छा फबिया, लेट्स डू अ रैपिड फायर राउंड। इसमें जो भी मैं सवाल पूछूंगा, व्हाटएवर कम्स टू योर हेड जस्ट थ्रो इट एट मी। ओके, रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। ब्रिंग इट ऑन। ओके जी। डिप्रेशन की बेस्ट मेडिसिन पिल्स या फिर काउंसलिंग? बोथ। सोशल मीडिया हीलर है या फिर साइलेंट किलर है? इट्स अ साइलेंट किलर। साइलेंट किलर। शादी पीस ऑफ माइंड या टेस्ट ऑफ पेशेंस? टेस्ट ऑफ पेशेंस। टेस्ट ऑफ पेशेंस। जेन जी जेन्युइनली डिप्रेस्ड है या फिर ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हैं? आई वुड से बोथ। बोथ। सेल्फ लव या फिर सेल्फ डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन। टॉक्सिक रिश्तेदार इग्नोर करें, कन्फ्रंट करें या ब्लॉक करें? कन्फ्रंट करें, ब्लॉकिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन। कन्फ्रंट करें। ओवर थिंकिंग का इंस्टेंट क्योर क्या है? CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। एक चीज़ जो हर इंसान को डेली करनी चाहिए फॉर मेंटल पीस? योगा। योगा। एक साइन के बंदा मेंटली बहुत स्ट्रांग है? रेजिलियंस। एक साइन के बंदा मेंटली अनस्टेबल है? इफ ही इज डूइंग दिस, मैं हर चीज में मैं। मोस्ट ओवररेटेड मेंटल हेल्थ एडवाइस क्या है? स्टे विद द पॉजिटिव पीपल। है ही नहीं, कहाँ रहे, कोई पॉजिटिव नहीं है। ओल्ड जनरेशन स्ट्रांग है या इमोशनली नम है? इमोशनली नम। थेरेपी लेना लग्जरी है या फिर नेसेसिटी है? इट्स अ नेसेसिटी। नेसेसिटी। सबसे डेंजरस इमोशन क्या होता है? जेलसी। जेलसी। हैप्पीनेस इन वन वर्ड? तहज्जुद की नमाज। क्या बात है।
एक word for people pretending to be okay and they are not. I would say awareness. Get help. Get help. अच्छा, PTSD का real trigger क्या है, पास या present? Obviously, it's present. It's present. एक habit जो instantly mood lift करती है normally. Charity. Charity. One line message for people silently suffering. I'd say stop posing that you are fine, because your battles, they are unseen for us, but you really need to stop being a coward and just seek the mental health, because it's very important. ठीक है, that is it from rapid fire. अब हम करते हैं one word answer. इसमें one word में ही आपने आंसर देना है. Okay. Let's go. Depression. Silent killer. Love. Choice. Marriage. Peace of mind. Parents. Comfort. Trauma. सबको है. Social media. Fakeness. Therapy. Healing. Overthinking. I would say inheritedly मिली है सबको. It's inheritance. Toxic people. Stay away. Confidence. It's an ornament. Gen Z. Revolutioners. Healing. Important for us Life. is a test match. It's a test match. Okay, G. That is it from one word answer. Fabia, thank you so much for being on the podcast. It was amazing to know about mental health की आप expertise ने आपने जो share की है अपनी, that was very amazing. I want you to take this camera, give people some advice on people who are suffering, जो suffer कर रहे हैं, उनको कोई एडवाइस दें कि अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरीके से चेक पे रखें, और थेरेपी की ज़रूरत है तो थेरेपी लें, और थेरेपी लेना कोई शर्म की बात नहीं है. इट्स अ पॉजिटिव थिंग दैट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट. अगर हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प लें, दैट इज़ योर्स. आप कोई मैसेज देना चाहें तो दे सकती हैं. Okay. So I would say it's not only Generation Z that is actually seeking the mental health. ये millennials को, boomers को, सबको लेनी चाहिए. और अगर आप कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे सफ़र कर रहे हैं तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपने करीबी लोगों को, फॉर एग्जांपल योर टीचर, योर पेरेंट्स, आप इनको अप्रोच करें और आप इनको बताएं. अगर बिलफर्ज ये आपको कहते हैं कि जस्ट गो अहेड, मज़हब से दूर नहीं हो, इस्लाम है, इस्लाम को फॉलो करो, नमाज़ें पढ़ो, सो उनको आप ये बोलो मैं नमाज़ें ज़रूर पढ़ूँगा, मैं इस्लाम ज़रूर फॉलो करूँगा, बट इफ़ आई एम गोइंग थ्रू सम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ तो मुझे इसके लिए एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत है. अब वो थेरेपिस्ट के पास आपका जाना वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है. अगर आप नहीं जा रहे हैं, दैट मीन्स दैट यू आर बीइंग अ कॉवर्ड. आप अपने आप से एक नहीं, मैं कहूँगी 2 जंगें लड़ेंगे आप. एक जंग कि आप अपने आप से लड़ रहे हैं, दूसरी जंग ऑब्वियसली कि आप लोगों को क्या कहेंगे. तो जब आप खुदा ना खास्ता एंड अप करेंगे किसी साइकियाट्रिक वार्ड में, वहाँ पर ना ये दुनिया होगी, ना ये 4 लोग होंगे जो बातें बनाएंगे, वहाँ आप होंगे और आपके अपने डिसऑर्डर्स होंगे. सो इट्स बेटर सीक मेंटल हेल्थ फॉर योर सेक. थैंक यू. That's it, ladies and gentlemen, from the Viral Podcast by Dai Ali Danial. अपना ख्याल रखें, खुश रहें और सब्सक्राइब करें. Thank you so much.